नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपीजीके और कंप्यूटर इसकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे, यूपीजीके और कंप्यूटर की। अगर आपको इस बैच से जुड़ना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस बैच से जुड़ सकते हो, जिसमें आज की क्लास आपकी डेमो क्लास है, ठीक है? इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपीजीके और कंप्यूटर के बैच से जुड़ना चाहते हो, तो फिर आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो केडी21 और इससे आपके प्राइस कम हो जाएँगे। इस बैच में हम यूपीजीके और कंप्यूटर को वृहद रूप से लेकर चल रहे हैं। और अगर आपको जॉइन करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके रजिस्टर करके वहाँ से जॉइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो आपको पता होंगे उनमें 65 65 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जो कि 65 अंकों के होंगे। इस बैच को जॉइन करने के लिए केडी40 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें 65 अंक जिनमें से 45 अंक आपके पंचायती राज के हैं और 20 अंक योजनाओं के हैं। 45 अंक और 20 अंकों को विस्तार पूर्वक इस बैच में कवर किया गया है। ठीक है? इसके अलावा अगर आप वीपीओ की ही यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की ही तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, आपको 10 मॉक टेस्ट की श्रृंखला, इसके अलावा इन्हीं मॉक टेस्ट का 17 प्लस घंटों का रिवीजन कोर्स यानी डिस्कशन कोर्स भी आपको मिलेगा। तो अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इससे संपर्क कर सकते हो। ठीक है? तो खैर यूपीजीके और कंप्यूटर के बैच के लिए आप केडी21 कोड का इस्तेमाल करिए और बीपीओ के लिए केडी40 कोड का इस्तेमाल करिए। ये जो क्लास है, ये आपकी डेमो क्लास है। इसको आप देख के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे थे कंप्यूटर की। ठीक है? और इसी में एक टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम था एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको ध्यान ये देना है कि आपको बहुत ज़्यादा जो फ़ॉर्मूले दिए हुए हैं, इन फ़ॉर्मूले पर आपको कमांड बनानी है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपने प्रीवियस डेज़ में कुछ जो एग्ज़ाम्स हुए थे आपके, उनमें एक सवाल आया था, ROUND राउंड करके कुछ सवाल आया था। तो ये भी एक फ़ॉर्मूला आधारित सवाल है, जो कि एमएस एक्सेल से संबंधित है। तो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे, एक फ़ॉर्मूला लिखा LEFT, ठीक? मैंने LEFT लिखा और यहाँ पर लिख दिया KD क्लासेस। अब मुझे बताओ, ये मैंने ब्रैकेट किया और LEFT कॉमा 3 लिख दिया और मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका मुझे उत्तर बता दो। नीचे मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। ये सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। ऐसे ही सवाल आपसे आयोग भी पूछ सकता है। आयोग पूछ सकता है, मैं आयोग ने लिखा LEFT और यहाँ पर लिख दिया यूपी ट्रिपल एससी और इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के आगे उसने लगाया कॉमा और यहाँ पर 2 लिख दिया। ब्रैकेट बंद, नीचे दे दिए उसने 5 ऑप्शन। बताओ इसका मान क्या होगा? ठीक, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो खैर, इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एडिशन, सब्सट्रैक्शन यानी कि जो मैथमेटिक्स से संबंधित सारे के सारे फ़ॉर्मूले थे, मैक्सिमम जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको कर लिया था। हालाँकि फ़ॉर्मूलेज़ तो बहुत सारे हैं, सभी को कवर कर पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम फ़ॉर्मूलेज़ मैं आपको करवा दूँगा। देखो, इसी में आगे हम लोग चर्चा करेंगे एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। ये एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन कौन-कौन से हैं? जैसे सबसे पहला आप फंक्शन पढ़ोगे LEN, गौर करना, LEN फंक्शन। ये फंक्शन क्या है और इसका कहाँ पर इस्तेमाल होगा? देखो, आम तौर पर इसका इस्तेमाल होता है कैरेक्टर्स की गणना करने के लिए। जैसे मैंने लिखा, एक फ़ॉर्मूला दिया मैंने इक्वल्स LEN और मैंने यहाँ पर लिखा KD क्लासेस, ठीक? मैंने इस पर कमांड ये फ़ॉर्मूला लगा दिया और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके कैरेक्टर्स का पता चले कि यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, तो फिर आप ये समझिए कि ये फ़ॉर्मूला गणना करके आपको बता देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका आंसर आ जाएगा 9। लेकिन अगर यही सवाल आपसे पूछ ले और आपको इस फ़ंक्शन का पता ही ना हो कि ये फ़ंक्शन करता क्या है, फिर आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखो ज़रा 2-3 बातें, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। एलियन फ़ंक्शन, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? इसका उपयोग इसका उपयोग
किसी शब्द की किसी शब्द की कुल संख्या की गणना गौर करना, कुल संख्या की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। सवाल मेरा ये है कि जब भी आप इसकी कुल संख्या की गणना करोगे, तो क्या ये स्पेस को भी काउंट करता है? अगर आपने सपोज़ करो ये केडी क्लासेस मैंने लिखा, मैं केडी क्लासेस को ऐसे लिख दूँ, बीच में हाइफ़न दे देता हूँ और फिर मैंने लिख दिया केडी क्लासेस। अब मुझे बताओ क्या ये इसको भी गणना करेगा? या फिर मैंने लिखा केडी क्लासेस और मैंने एट द रेट लगा दिया। क्या ये स्पेशल कैरेक्टर की भी गणना करता है? हाँ, इनकी भी गणना करता है। देखो, यह कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर के साथ-साथ उनके बीच उनके बीच में अगर आप बीच में आपने कोई कैरेक्टर डाला है तो उसको भी काउंट करेगा। या फिर अगर आपने शुरू में कोई कैरेक्टर डाला है तो उसको भी काउंट करेगा। या फिर अगर आपने अंत में कोई कैरेक्टर डाला है तो उसको भी काउंट करेगा। यानी कि ये कैरेक्टर के साथ-साथ उनके बीच में, शुरू में और अंत में कोई स्पेशल नंबर, कैरेक्टर या फिर स्पेस की गणना भी करता है। अब मेरा सवाल ये है कि चलो यहाँ पर आओ, मैं आपको एमएस एक्सेल में लिए चलता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा यहाँ पे, गौर करना। मैं लिख रहा हूँ एक्टिव सेल, हाँ, एक्टिव सेल में आ जाओ, यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ केडी क्लासेस, लिख गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कौन-कौन से शब्दों या हम कहें कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए कौन-सा सिंबल सबसे पहले लगाते हैं? आप बताओगे इक्वल्स लगाते हैं, लगा लिया। किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है? आप बताओगे LEN का इस्तेमाल करना है। फिर सामान्यतया क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये जो सेल दिया गया है, ये जो सेल है जहाँ पर केडी क्लासेस लिखा है इस पर हाँ क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो सेल का एड्रेस है, इस सेल का एड्रेस यहाँ पर लिख जाएगा। ये B2 में है। देखो कॉलम B है और रो 2 है। इसका एड्रेस लिख गया। अब आपको करना क्या है? ब्रैकेट बंद करना है और आपको पता करना है कि इसमें अक्षर कितने लिखे हैं। तो आपने एंटर प्रेस किया, 9 लिख के आ गया। ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ। मैं यहीं पर लिखता हूँ केडी क्लासेस, गौर करो। जस्ट वेट। मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है? 2 स्पेस दिए और एक मैंने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो नया मैंने B3 में लिखा है, नया शब्द केडी क्लासेस, इसमें कितने मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे वो पता चले। अब यहाँ पर फिर वही प्रोसेस करोगे, इक्वल्स लगाओगे, LEN का इस्तेमाल करोगे, ब्रैकेट लगाया और फिर यहाँ जाके आप इस पर क्लिक करो। तो इसका एड्रेस लेके आ गया B3। अब इसको आपने क्लोज़ किया ब्रैकेट और एंटर प्रेस किया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे 12 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कुछ इस प्रकार से हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं या अक्षरों के बारे में जानते हैं। कोई भी आपने शब्द लिखा, कितना भी लंबा शब्द हो, सपोज़ करो ये आपने यहाँ से E1 से आपने पूरा का पूरा लंबा-सा आपने बहुत डेटा यहाँ पर लिख लिया है और आप चाहते हो कि इनका सबका आपको करेक्टर नंबर पता चले। फिर आप सबको सेलेक्ट करोगे और यही फ़ॉर्मूला बता दोगे। इसी फ़ॉर्मूले के माध्यम से आप अक्षरों की संख्या बता सकते हो, ठीक है? तो सवाल आपसे बनेगा कि इक्वल्स LEN इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? नीचे 5 ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे। अगला फ़ंक्शन है अपर, ये लिखा है अपर फ़ंक्शन। मुझे ये बताओ इसका इस्तेमाल कहाँ पर आप करते हो? अपर का नाम सुनते ही क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि भाई कोई अक्षर अगर लिखा होगा, वो छोटे में लिखा होगा? यानी कि ये जो फ़ंक्शन है अपर फ़ंक्शन, दिए गए शब्द के केस को अपर कर देता है, बड़ा कर देता है। जैसे मैंने लिखा, ये लिखा है केडी क्लासेस, ठीक? अब अगर हम इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये कैसे लिख जाएगा? ये लिख जाएगा केडी क्लासेस। इस प्रकार से ये लिख जाएगा। तो फिर इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर कर रहे हो? यह फ़ंक्शन यह फ़ंक्शन दिए गए शब्द के केस को
केस को अपर केस में बदल देता है, अपर केस में बदल देता है। ठीक है? सवाल मेरा ये है कि मुझे इसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके बता दो ज़रा। एमएस एक्सेल में आ जाओ, यहाँ पर आए और इसको कर दिया मैंने डिलीट, यहाँ पर आए, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आए, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी कर दो डिलीट। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्मॉल लेता हूँ, ठीक? गौर करना, मैंने लिया केडी क्लासेस। अब मैं इसको इस पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ। कौन सा फंक्शन? पर सबसे पहले आप क्या करोगे इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए, हम कहें इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करने के लिए, आप इक्वल का सिंबल यूज़ करोगे। आपने लिखा अपर, ठीक? इसके बाद ब्रैकेट, इसका चयन किया, ब्रैकेट क्लोज़। अब आप एंटर प्रेस करते हो तो ये जो छोटे अक्षरों में लिखा था, वो अब बड़े अक्षरों में लिख चुका है। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ योगी, मैंने लिख दिया योगी जी। ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, इसको अपर केस में करना है, तो आप कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? फंक्शन का इस्तेमाल वही होगा, अपर। लेकिन उससे पहले आप इक्वल्स का सिंबल ज़रूर यूज़ करिए और आपने लिखा अपर, ठीक है? अब आपने ब्रैकेट लगाया, इसके बाद आप योगी जी के पास गए, इनसे कहा थोड़े बड़े हो जाओ आप, छोटे बहुत हो, और फिर मैंने एंटर प्रेस किया, बड़े हो गए योगी जी। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर आओ। उसी में एक मैं और आपको फंक्शन बताता हूँ, ये है फंक्शन लोअर, लोअर फंक्शन। अब मुझे बताओ ये जो लोअर फंक्शन है, साधारणतया इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? यह फंक्शन कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में बदलने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल सी बात है। अर्थात यह फंक्शन कैपिटल लेटर्स को कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में स्मॉल लेटर्स में बदलता है। ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा है के डी क्लासेस, तो मुझे बताओ ये किस में बदल चुका होगा? ये बदल जाएगा केडी क्लासेस में, इसमें बदल जाएगा। देख लो ज़रा। और इसके लिए फंक्शन कौन-सा इस्तेमाल करोगे आप? कौन-सा फंक्शन, कौन-सा फ़ॉर्मूला? यही LOWER, लोअर, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो। आपने लिख दिया केडी क्लासेस, ठीक है? और ये किसमें कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएगा? आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा? रिज़ल्ट मिलेगा सिंपल सा केडी क्लासेस, ठीक है? यहाँ पर आओ एक बार इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, कैपिटल लेटर्स को बदलना है, इसको आपको ये तो लिखा हुआ है, इसी को हम यहाँ पे फ़ॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट लिखा, फिर मैंने लिखा लोअर, यानी कि LWER, ठीक? लोअर लिख दिया। अब इसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊँगा और फिर मुझे कैपिटल को स्मॉल में बदलना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज़, एंटर दिया, ये बदल गया केडी क्लासेस में, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अब आगे बढ़ो। उसके बाद एक ऑप्शन और आप समझते हो या नहीं समझते हो तो मैं आपको बताता हूँ। ये है एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट फंक्शन। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, या एग्जैक्ट फार्मूला, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? देखो, जब भी कभी आपको 2 स्ट्रिंग का मिलान करना पड़े, लेकिन उन 2 स्ट्रिंग को मिलान ये तभी करेगा जब वो 2 स्ट्रिंग्स एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब एग्जैक्ट सेम होंगी। उस समय इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा केडी क्लासेस, सारे के सारे कैपिटल हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल में, मैंने लिख दिया केडी क्लासेस। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों एग्जैक्ट सेम है? नहीं। तो फिर यहाँ पर लिख के आ जाएगा फॉल्स। और अगर ये केडी क्लासेस लिखा है और फिर से मैं यही सेम दोहरा दूं केडी क्लासेस, ठीक है? तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है, तो यहाँ इस केस में लिखे आ जाएगा ट्रू। देखो, एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो आप बताओगे इसका प्रयोग
स्ट्रिंग का मिलान, स्ट्रिंग का मिलान करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। स्ट्रिंग का मिलान करने के लिए कि कोई वाक्य आपने लिखा, वो वाक्य दूसरे वाक्य से सेम है क्या? इसके मिलान करने के लिए हम एग्जैक्ट फंक्शन का या एग्जैक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दो, इसमें आपको रिप्लाई क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि मिलान ठीक है, यदि मिलान ठीक है, तो ट्रू लिखेगा, ठीक है? ट्रू लिखेगा। और यदि मिलान गलत है, तो फॉल्स लिखेगा, फॉल्स लिखेगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ। अब इसको समझो जरा, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। फिर एक बार समझ लो। एग्जैक्ट EXACT, एग्जैक्ट फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? दो स्ट्रिंग के मिलान करवाने में। अगर मिलान ठीक है, तो फिर ट्रू लिख के आएगा, और अगर मिलान गलत है, तो फिर फॉल्स लिख के आएगा। आओ देखो, यहाँ पे ये लिखा है केडी क्लासेस स्मॉल में, ये भी स्मॉल में लिखा है, और ये लिखा है कैपिटल में। मुझे बताओ इसमें सेम कौन कौन है? ये केडी क्लासेस जो कि B2 में लिखा है, और F2 में जो लिखा है वो भी सेम है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये सेम हैं दोनों, तो फिर यहाँ पर ट्रू लिख के आएगा। मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले इसी फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा। आपने लिखा 11, ओ सॉरी, इक्वल्स, ठीक है, इक्वल लिखा, और इसके बाद आपने EXACT एग्जैक्ट लिखा, आपने ब्रैकेट बनाया। सबसे पहले आप इसको लेते हो, ले लिया, कॉमा बीच में जरूर लगाना है, कॉमा लगा लिया। इसके अलावा आपने इसको लिया, अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आपको ये जानना है कि ये लाइन और ये लाइन B2 और F2 क्या बराबर हैं, सेम है? तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, ट्रू लिख के आता है। हाँ, पता चल गया कि ये सेम है। अच्छा, अब एक मैं प्रैक्टिकल और करता हूँ। मैंने लिया केडी क्लासेस और ये कैपिटल वाला ले लिया। सबसे पहले आप फार्मूला का यूज करने के लिए इक्वल्स का सिंबल लगाओगे। सिंबल लग गया तो फिर आप क्या करोगे? एग्जैक्ट, ठीक, इस्तेमाल किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब आपने लिया सबसे पहले B2 को, कॉमा लगाया, आप ले रहे हो केडी क्लासेस को, यानी कि C3 को ले रहे हो आप, इसका एड्रेस C3 है। आपने ब्रैकेट क्लोज किया। पता ये करना है कि भाई क्या ये सेम है? अगर सेम नहीं होंगे तो यहाँ फॉल्स लिख के आएगा। क्या आया? हाँ, यानी कि ये फॉल्स है। इस फंक्शन का इस्तेमाल कर पा रहे हो आप? बोलो भाई। देखो यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट फंक्शन समझ गए? अच्छा, एक चीज और है, मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे देखो, देखो टेक्स्ट वही था, केडी क्लासेस, और यहाँ भी टेक्स्ट वही था, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेटर्स थे, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स थे, फिर भी इसने फॉल्स दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है एग्जैक्ट, या हम कहें जो ये फार्मूला है एग्जैक्ट, ये केस सेंसिटिव होता है। ध्यान रखो, कथन बना के पूछे जा सकते हैं। ये एक फार्मूला कैसा है? यह यह केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव फार्मूला है। अर्थात अगर आपने केस बदला, अपर का लोअर किया, लोअर का अपर किया, कुछ भी किया है, फिर तुरंत ये फॉल्स दिखाएगा, केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं अगले फंक्शन की। एक और फंक्शन है, इसका नाम है लेफ्ट, LEFT। देखो, इस फंक्शन को आप कहोगे LEFT, लेफ्ट फंक्शन। सवाल मेरा ये है कि जो ये लेफ्ट फंक्शन है, गौर करना, इस लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? बिल्कुल। इसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है किसी भी सेल में जो डेटा स्थित होता है। मान लीजिए ये लिखा है केडी क्लासेस, ठीक, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँ। ये शब्द लिखा है, आप कोई भी शब्द ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ले लिया अ, राम इज अ गुड बॉय, कुछ भी ले सकते हो आप। ये छोटा शब्द है इसलिए मैं इसको बार बार ले रहा हूँ, समझने और समझाने में दिक्कत ना हो। तो लेफ्ट फंक्शन ये क्या करता है? ये किसी भी सेल में जो आप टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने केडी क्लासेस लिख दिया, उसके लेफ्ट साइड से कुछ वर्ड को निकाल के सामने ले आता है। जैसे सपोज करो, मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल्स, और मैंने इस फंक्शन का इस्तेमाल किया LEFT, लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने लिख दिया केडी क्लासेस। ठीक है, अब मैं लेफ्ट साइड से, चूंकि लेफ्ट फंक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड से
मैं कुछ शब्द चाहता हूँ कि मेरे सामने वो शब्द निकल के आ जाएँ। तो फिर मैं कितने शब्द चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ 3 शब्द, तो मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के 3 लिख दिया और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। लेफ्ट से 3 शब्द केडीसी ये लिख के आ जाएगा, केडीसी, ठीक? देखो यहाँ पे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग इसका प्रयोग किसी सेल में स्थित टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से कुछ वर्ड निकालने के लिए किया जाता है। कुछ वर्ड निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है? और इसका फ़ॉर्मूला क्या है? फ़ॉर्मूला है इक्वल्स का सिंबल ज़रूर लगाओगे, शुरुआत ही होती है इक्वल से। न जाने यही सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है। LEFT आपने लिया और कोई भी सिंबल, कोई भी आपने टेक्स्ट ले लिया। जैसे मैंने अभी आपको लिखा था, आपने ले लिया यहाँ से राम जी की जय, ये शब्द आपने ले लिया और आपने यहाँ पर कॉमा लगाया। अभी आप ब्रैकेट मत बंद करो। यहाँ पर कॉमा लगाया और आपने 3 लिख दिया। आप चाहते हो लेफ्ट से 3 शब्द आपके पास आ जाएँ, तो आपका ये जो राम लिखा है, ये राम सामने निकल के आ जाएँगे, ठीक है? तो आप इनके दर्शन कर सकते हो। आ जाओ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी-सी। देखो, जैसे ये केडी क्लासेस लिखा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि मुझे लेफ्ट से 2 शब्द चाहिए, तो मैंने इक्वल्स सिंबल ड्रॉ किया, मैंने लिखा LEFT लिख दिया। अब एक काम करता हूँ, मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने इसको चूज़ किया। कहाँ, कौन से वर्ड में मुझे चाहिए? मुझे चाहिए केडी क्लासेस में, ठीक है? अब मुझे शब्द कितने चाहिए? शब्द चाहिए सपोज़ करो मैंने दे दिया 2, मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर प्रेस किया। तो देखो, 2 शब्द लेफ्ट से कितने हैं? कौन-कौन है? के और डी, तो केडी आ गया। अब मैं यहाँ पर योगी जी के पास आता हूँ। योगी जी में मुझे लेफ्ट से 3 शब्द चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? इक्वल्स उसके बाद कौन-सा फंक्शन प्रेस करूँगा? LEFT हो गया, ब्रैकेट लगाया, योगी जी में गए, इनको सेलेक्ट कर लिया, हो गया, E5 इनका एड्रेस है। इसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, मुझे शब्द कितने चाहिए? शब्द चाहिए 3, तो मैंने 3 प्रेस किया, ब्रैकेट क्लोज़ ज़रूर करना है, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आ गया योग, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इस प्रकार से आप अगर लेफ्ट से कुछ शब्द निकालना चाहो, तो आप लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक फंक्शन और देखता हूँ। अभी आप लेफ्ट से निकाल रहे थे, मैं शब्द निकालूँगा राइट से। देखो, राइट फंक्शन, राइट फंक्शन। आप यहाँ पर आओ, राइट में, राइट फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? जैसे मैंने फिर से वही शब्द लिया केडी क्लासेस। अभी तक आप लेफ्ट से निकाल रहे थे, अब लेफ्ट से नहीं निकालना है। अब आपको चलना है राइट से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि राइट से मुझे 3 शब्द मिल जाएँ। तो फिर से वही प्रोसेस करूँगा। 3 लेना है तो 3 लिखेंगे, 4 लेना है तो 4 लिखेंगे, ठीक है? अर्थात इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसमें इसमें राइट फंक्शन का प्रयोग किसी सेल में स्थित किसी सेल में स्थित टेक्स्ट के राइट साइड से कुछ वर्ड निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द निकालने के लिए निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है या हम कहें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया? अच्छा, अब इसका फ़ॉर्मूला मुझे बता दो क्या होगा? राइट है, तो फिर फ़ॉर्मूले में सबसे पहला सिंबल क्या होगा? सबसे पहला सिंबल यहाँ पर आ जाओ, इक्वल्स होगा, आपने लिखा RIGHT, ब्रैकेट बनाया, जो भी आप शब्द लेना चाहते हो, जैसे आपने लिया केडी क्लासेस, ठीक है? और आप कितने शब्द लेना चाहते हो? सपोज़ करो आपने 2 शब्द लेने हैं राइट से, फिर आपके सामने रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ये आ जाएगा ई और एस। ठीक ऐसे ही आपसे सवाल पूछे जाएँगे, ये फ़ॉर्मूला लिख देगा,
और कहेगा निम्नलिखित में से सही उत्तर है, और नीचे ई एस लिख दिया, ई ई एस लिख दिया, या फिर एस एस लिख दिया, या फिर पांचवा ऑप्शन एस एस ई एस लिख दिया, या फिर यहाँ पर लिख देगा के डी क्लासेस, पूरा लिख दिया। ये 5 ऑप्शन उसने बना दिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं पता है इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? आओ देखो यहाँ पे, इसी को हम प्रैक्टिकल में करते हैं। तो सबसे पहले हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताओ क्या प्रेस करोगे? इक्वल्स, इसके बाद RIGHT लिख लिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे बताओ मुझे योगी जी में जाना है, ठीक है? मैंने योगी जी को प्रेस किया और इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने कहा मुझे 2 शब्द दे दो भैया। फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया और मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ देखो योगी जी में लास्ट 2 कौन से हैं? योगी, जी, JI, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, मैं केडी क्लासेस पर यही फार्मूला अप्लाई करता हूँ। मैंने इक्वल सिंबल यूज़ किया, RIGHT यूज़ किया, ब्रैकेट बनाया। इसके बाद मैं गया केडी क्लासेस में और मैंने कहा कि भैया राइट से मुझे 5 शब्द दे दो, 5 दबा दिया और इसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखो 5 राइट से कौन-कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी ASSES आना चाहिए हमारा आंसर। हमने दबाया, एंटर प्रेस किया, ASSES हमारा आंसर आ गया। ये, ठीक है? इस कमांड को भी समझ गए आप? राइट फंक्शन का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आओ। अभी आपने राइट देख लिया, लेफ्ट देख लिया, तो हम चलते हैं मिड से। हमें मिड से कुछ शब्द निकालने हैं। देखो, मैंने लिया मिड फंक्शन, गौर करना। और मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ। मैंने लिखा बराबर MID और फिर मैंने लिखा KD क्लासेस, KD क्लासेस, ठीक? कॉमा, मैंने लिख दिया, क्या लिखूं मैं लिख देता हूँ 2 कॉमा और 4, ये लिख दिया मैंने। और मैंने कहा कि मुझे इसका मान बताओ। निम्नलिखित में से, ये सवाल मेरा है और मैंने कहा निम्नलिखित में से इसका मान है। और मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए दे रहा हूँ। मैंने पहला ऑप्शन दिया 2 और 4, ठीक है? मैंने पहला ऑप्शन दिया DCLA और फिर मैंने ऑप्शन दिया आपको दूसरा DC, जस्ट वेट, DCL। फिर मैंने तीसरा ऑप्शन आपको दिया 1 2 3 DCAS और मैंने चौथा दिया DCAD और मैंने पांचवा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सवाल है आपके सामने। MID KD क्लासेस कॉमा 2 कॉमा 4, निम्नलिखित में से इसका मान क्या होगा? MS एक्सेल में प्रयोग किया जाने वाला ये एक फार्मूला है। देखो, उस कमांड का इस्तेमाल या हम कहें इस फार्मूले का इस्तेमाल या हम कहें इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? दरअसल यह फंक्शन कैरेक्टर को लेफ्ट या राइट से नहीं निकालता। सवाल मेरा ये है कि फिर ये निकालता कहाँ से? लिखा है मिड, तो कहाँ से निकालेगा? हमारी जो भी आवश्यकता होगी, हमारी आवश्यकता अनुसार ये कहीं से भी निकाल सा है। हमारी आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार यह बीच से शब्दों को निकालता है, शब्दों को निकालता है, ठीक है? अब जैसे मेरी आवश्यकता थी कि मैं केडी क्लासेस से 2 से लेकर 4 के बीच में शब्दों को निकाल लूँ, तो मैं यहाँ से निकाल दूँगा। देखो इसका उत्तर क्या होगा? मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखो, ये लिखा है केडी क्लासेस, ये, ठीक है? हम इसमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड फंक्शन का। सबसे पहले मुझे बताओ कौन-सी सिंबल यूज़ करोगे आप वर्ड्स का? आपने कहा कि मुझे मिड फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो मैंने कहा क्लोज़ ब्रैकेट ज़रूर खोल लेना। फिर इसके बाद आप कहाँ गए?
आप गए यहाँ पे, ठीक? मैंने कहा ये तो केडी क्लासेस ले लिया, इसका एड्रेस ले लिया कि आपको केडी क्लासेस में से बीच में कोई शब्द चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ से कहाँ तक बीच में चाहिए? तो आपने कहा 2 से लेकर 4 तक चाहिए। तो आप पहले 2 प्रेस करोगे और 2 से लेकर कहाँ तक? कॉमा फिर लगाओगे और फिर जाओगे 4 तक। 2 से 4 तक चाहिए। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया। अब आप क्या करोगे? एंटर प्रेस करोगे और आंसर आ जाएगा DCLA, ठीक? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? तो बताइए। एक काम मैं और करता हूँ। ये लिखा है फ़ॉल्स, गौर करना। अब मुझे ये चाहिए कि फ़ॉल्स में मैं मिड फ़ंक्शन का इस्तेमाल करके इसके बीच से कुछ मुझे शब्द चाहिए। जैसे मैंने कहा इक्वल्स सिंबल यूज़ करो, फिर आपने मिड लिखा, इसके बाद ब्रैकेट लगाया और फ़ॉल्स को आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि फ़ॉल्स से ही आपको चाहिए। जैसे ही आप फ़ॉल्स को लेते हो, आपका यहाँ पर फ़ॉल्स का एड्रेस लेके आ जाता है। ये जी कॉलम में है और 5वीं रो में है, G5। अब आपको लेना क्या है? कॉमा लगाया, कहाँ से कहाँ तक लेना है? तो आप लिखोगे, सपोज़ करो आपको लेना है 3 और 4 शब्दों को। देखो, आपको लेना है, जस्ट वेट, आपको लेना है, सपोज़ करो मैंने कहा यहाँ पे पहुँचो 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने कहा आप ले लो 2 से 2, कॉमा 1, ठीक? या मैं एक काम करूँ, 2 कॉमा 2 ले लो आप, 2 कॉमा 2। आपको ये शब्द लेने हैं। अब देखो कौन से शब्द निकल के आएँगे। एंटर प्रेस किया, AL निकल के आया। AL, 2 कामा 2 का मतलब यहाँ से लेफ्ट से ही आप काउंट करोगे। F पहला हुआ, A दूसरा हुआ और A के बाद भी कौन सा दूसरा हुआ? L, चूंकि A तो अब पहला हो गया ना। जैसे यहाँ पर मैं समझाता हूँ। देखो, ये मैंने लिखा KD क्लासेस, ठीक? अब इसमें आपको इक्वल्स लगाया, मिड लगाया और आपने सपोज करो इसका कोई एड्रेस था, वो एड्रेस आपने ले लिया और आपको चाहिए 2 कामा 4, ये शब्द चाहिए। आप लेफ्ट से शुरू करोगे। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, दूसरा हो जाएगा डी। अब यहाँ से 4 और आगे आपको मिलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि डी मिला, सी मिला, एल मिला, ए मिला। ये आंसर सही हो जाएगा, DCLA, ठीक? इस प्रकार से आपको काउंट करने होंगे। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने अभी-अभी लिखा था FALSE, फॉल्स में मैंने कहा कि 2 कामा 2 चाहिए मुझे बीच से। तो 2 कौन से हैं? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब एक तो आपको ए तो मिलेगा ही, अब यहाँ से और आगे 2 मिलेंगे, तो एक तो ये ए मिल गया और ये हो गया दूसरा, तो AL, ये मिल गया आपको, ठीक? कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आपने देखे भी होंगे, कई-कई सवाल आपसे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स में आपने देखे होंगे या फिर हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनमें MS एक्सेल से संबंधित जो सवाल आ रहे हैं, वो कुछ इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, या तो फैक्ट्स या फिर सवाल, ठीक है? तो ये तो हो गया मिड फंक्शन। अब एक मैं फंक्शन और आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, देखो। इस फंक्शन को कहते हैं CONCATENATE, कॉनकैटिनेट फंक्शन। इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मुझे बताओ। जस्ट वेट। देखो, कॉनकैटिनेट फंक्शन, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो? सवाल मेरा ये है। तो जब भी कभी आपको कई सारी स्ट्रिंग्स दी हों, कई सारी पंक्तियाँ दी हों, फिर आप उनको ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने लिखा KD, फिर मैंने लिखा क्लासेस। अगर आपको एक सेल में मैंने ये लिखा है, एक सेल में ये लिखा है, अगर आपको इनको ऐड करना हो, तो फिर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? आम तौर पर ये इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एड्रेस के लिए, एड्रेस बनाने के लिए। देखो, इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? यह फंक्शन यह फंक्शन अलग-अलग स्ट्रिंग को स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए और नई स्ट्रिंग, चूँकि जब ऐड हो जाएगी, जब बहुत सारे डेटा ऐड कर दोगे तो एक नई स्ट्रिंग बनेगी। अर्थात नई स्ट्रिंग को बनाने के लिए बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है यहाँ तक? अब इसमें अगर हम आपसे पूछें फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? तो इक्वल का सिंबल आप लगाओगे ज़रूर और ये जो फ़ंक्शन था, इस फ़ंक्शन को लिख लो, कॉन
कैटिनेट, ठीक? और यहाँ पर जो भी आप टाइप करना चाहते हो, जैसे कुछ भी आपने लिखा, केडी लिखा, फिर क्लासेस लिखा, फिर 1, 2, 3 लिखा, 1, 0, 2, 4, 5 लिखा, इस प्रकार से। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये सारा का सारा एक में ही मर्ज हो जाएगा। देखो, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक? यहाँ पर आओ। सबसे पहले कॉनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल आप करोगे, तो फिर सबसे पहले कौन-सा सिंबल यूज़ करोगे? बस, आप लिखोगे कॉनकैटिनेट, ठीक है? लिख लिया। नीचे है तो आप नीचे जाके चाहो तो उसको प्रेस करके जैसे यहाँ पर आप ये लिख के आ गया। अब हम इसको प्रेस कर दें तो यहाँ पर लिख जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये। इसके बाद इसको जोड़ूँ, योगी जी को जोड़ूँ और ट्रू और फॉल्स को जोड़ दूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा ये कि मैं पहले केडी क्लासेस लिया, कॉमा लगाया, ठीक? इसके बाद मैं ले लूँगा योगी जी को, फिर कॉमा लगाया, फिर इसके बाद मैं ले लूँगा ट्रू को, फिर मैंने कॉमा लगाया और इसके बाद मैं ले लूँगा ट्रू को ले लिया, मैं ले लूँगा फॉल्स को, ठीक है? अब इसके बाद मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज़ और मैंने दबा दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो सारा का सारा मैटर लिख गया, केडी क्लासेस योगी जी ट्रू फॉल्स, हो गया? आम तौर पर इसका इस्तेमाल करते हो आप जब आपको अ, एड्रेस लिखना होता है। जैसे मैं कोई एक एड्रेस रैंडम लिखता हूँ, मैंने लिखा कानपुर, ठीक है? फिर नेक्स्ट सेल में गया मैं, मैंने इसमें लिख दिया कानपुर में कुछ भी लिख दिया, मैंने इसका पिन कोड डाल दिया, कुछ भी रैंडम ऐसे। और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या लिख दूँ? वार्ड 6, ठीक है? वार्ड 6 मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने लिखा है, ये एड्रेस, ये एक लाइन में मर्ज हो जाए। तो मैं पहले इस्तेमाल करूँगा इक्वल्स का, फिर वही फंक्शन कॉनकैटिनेट, इसका इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है? इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया और फिर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा एक-एक करके। मैं चाहता हूँ सबसे पहले कानपुर आगे रहे, तो मैंने कानपुर को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, स्पेस दिया। फिर मैं चाहता हूँ ये जो मैंने पिन कोड टाइप का कुछ लिखा है, ये उसके बाद आए, तो मैंने कॉमा दिया, स्पेस दिया। फिर मैं चाहता हूँ वार्ड 6 आ जाए। अब इसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर प्रेस करूँगा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करते हो। कहीं न कहीं इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? इस फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हैं 2 अलग-अलग या 2 से ज़्यादा अलग-अलग स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए और एक नई स्ट्रिंग बनाने के लिए हम कॉनकैटिनेट फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक फ़ंक्शन और है, इसका इस्तेमाल आप और कर लो। ये है क्लीन, क्लीन फ़ंक्शन। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? आप बताओगे? इस फ़ंक्शन से इस फ़ंक्शन से टेक्स्ट टेक्स्ट के सभी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ध्यान दो, सभी प्रिंटेबल तो नहीं, लेकिन हाँ, इस फंक्शन से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हटा दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी भी टेक्स्ट से सभी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो? सवाल पूछा गया है दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो आप बताओगे क्लीन फंक्शंस का, ठीक? अब 2 फंक्शन और हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये 2 फंक्शंस यूपी पीसीएल में बहुत बार पूछे गए हैं और ये है सीलिंग, सीलिंग और फ्लोर फार्मूला। इन फार्मूला का इस्तेमाल या हम कहें इन फंक्शंस का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? जैसे सपोज़ करो हमारा ये रूम है, ठीक? इसमें ऊपर है सीलिंग और नीचे है फ्लोर। ये है फ्लोर और ये है सीलिंग। तो जब भी कभी सीलिंग फंक्शन का आप इस्तेमाल करोगे, कोई भी डिजिट आपने ली, तो वो हमेशा बढ़ा के संख्या आपको उत्तर देगा। और जब भी कभी फ्लोर फार्मूले का आप इस्तेमाल करोगे, चूँकि ये नीचे है, देखो एरो मैंने डिक्रीज़िंग ऑर्डर में लगाया है।
तो इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर आपको जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा, वो कम हो के प्राप्त होगा। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब आओ इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात कर लें सीलिंग फ़ॉर्मूले की। सीलिंग फ़ॉर्मूला। सीलिंग में मैंने क्या बताया? ऊपर है, यानी कि छत। छत कहाँ है? ऊपर। तो आपको जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा, वो कैसा प्राप्त होगा? बढ़ के, ठीक? ज़्यादा। और फ्लोर कहाँ है? नीचे। यानी आपको जो रिज़ल्ट प्राप्त होगा, वो कैसा होगा? कम होके प्राप्त होगा। अब सबसे पहले सीलिंग फ़ॉर्मूले को प्रयोग करते हैं। आम तौर पर यह सेल एड्रेस में जो भी आप वैल्यू देते हो, उस वैल्यू के बराबर या तो परिणाम देगा या फिर उससे ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि सीलिंग फ़ॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे हो। ध्यान रखना, यह सेल एड्रेस में दिए गए वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है? हमेशा ध्यान रखो, सीलिंग में या तो वैल्यू के बराबर देगा या फिर वैल्यू से ज़्यादा देगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले आप इसके फ़ॉर्मूले को लिख लो। फ़ॉर्मूला है सीलिंग, और कोई भी कुछ भी आप लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 15, और ये डिविजिबल दिखाता है। 15 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से। तो फिर अब इसका उत्तर क्या होगा? ये उत्तर दर्शाएगा। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। अब मैं यहाँ पर आता हूँ फ्लोर फ़ॉर्मूले पर, या एक काम करो, पहले आप यहीं पर आओ। सीलिंग को एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है? देखो, मैंने लिखा यहाँ पे, सपोज़ करो, मैंने लिख दिया 35। ठीक? ये 35 हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने इस 35 में सीलिंग फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कोई भी फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इक्वल्स, इसके बाद सीलिंग लिख दिया। ठीक है? फिर क्या लगाओगे? ब्रैकेट। अब ये सीलिंग फ़ॉर्मूला आप लगाओगे किसमें? 35 में। तो आपको 35 का एड्रेस यहाँ पर आ गया, जैसे ही वहाँ पर क्लिक किया जाके। कॉमा लगाया। आपको 35 को डिवाइड करना है, सपोज़ करो, 4 से। तो आपने यहाँ पे 4 ले लिया। अब आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया। अब आप चाहते हो कि सीलिंग फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम 35 को अगर 4 से विभाजित करें तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जो 35 से ज़्यादा हो, लेकिन 35 के ही आस-पास हो, और वो संख्या चाहिए जो 4 से विभाज्य हो। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और 35 से ज़्यादा 36 आ जाएगा। यानी कि ध्यान रखो, सीलिंग फ़ॉर्मूले का आप जब भी प्रयोग करोगे, तो जिससे डिविजिबल आप संख्या चाहते हो, उससे डिविजिबल आएगी। जैसे मैंने कहा 4 से मुझे विभाज्य चाहिए, तो 4 से विभाज्य आ गई 36। लेकिन ये जो 36 आ रही है, ये जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी 35, उससे हमेशा ज़्यादा होगी। सीलिंग में ये फ़र्क होता है। अब जैसे सपोज़ करो, मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया 112, ठीक है? मैं इस 112 में सीलिंग फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने लगाया इक्वल्स सीलिंग, LING। अब इसको मैं करूँ, जस्ट वेट, ये तो गड़बड़ हो गया। देखो, ठीक यहाँ तक। अब इसके बाद मैंने ब्रैकेट किया, और मैं चाह ये रहा हूँ कि 112 जो है, वो 112 हमें परिवर्तित हो जाए जो संख्या 5 से डिविजिबल हो। मान लेते हैं कि हम 112 के आस-पास ऐसी संख्या ढूँढ रहे हैं जो 5 से विभाजित हो, लेकिन हमें संख्या ऐसी चाहिए जो 112 से ज़्यादा हो, लेकिन वो 5 से विभाजित हो, और 112 के आस-पास ही चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं कि पता चला हज़ारों में संख्या पहुँच गई। 112 के आस-पास 5 से विभाज्य संख्या चाहिए, लेकिन वो संख्या 112 से बड़ी हो। तो मैंने 5 प्रेस कर दिया। मैंने फिर ब्रैकेट क्लोज़ किया, और मैंने एंटर प्रेस किया। तो आप देखो, 112 के ही आस-पास उससे ज़्यादा ही आई है, 5 से विभाज्य। तो जब भी कभी सीलिंग का इस्तेमाल करोगे, आपको मूल वैल्यू से ज़्यादा बड़ी संख्या मिलेगी, और जिससे विभाजित करना चाहते हो, उससे विभाजित मिलेगी। ठीक वही मैंने यहाँ पे लिखा था। यह सेल एड्रेस में दिए गए वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? 4 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन 15 से ज़्यादा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। 4 से विभाज्य हालाँकि 12 भी है, लेकिन 12 यहाँ आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, इस फ़ॉर्मूले का, और ये फ़ॉर्मूला आपको 15 से बड़ी संख्या ही देगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आ जाओ फ्लोर में। अगला फार्मूला है आपका FLOOR, फ्लोर फार्मूला। इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? देखो, अब ये फ्लोर आप यूज कर रहे हो, अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो मूल संख्या से छोटी आएगी, कम आएगी। अर्थात यह सेल एड्रेस सेल एड्रेस में दिए गए वैल्यू के या तो बराबर वैल्यू देगा, वैल्यू के बराबर, या उससे कम उससे कम वैल्यू देगा। इसका फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला वही बनेगा, इक्वल्स का सिंबल लगाना मत भूलना। और फिर आप फ्लोर लिखना भी नहीं भूलोगे, क्यों? क्योंकि फ्लोर फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक। इसके बाद मैंने लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पर लेता हूं मैं 36 ले लिया। ठीक है। और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, किससे कर दूं? मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 7 से। और मैं इसका उत्तर आपसे तलाश रहा हूँ कि मुझे इसका उत्तर बता दो। चलो सबसे पहले तो मैं इसको प्रैक्टिस कर लूँ, प्रैक्टिकल। इसके बाद फिर मैं आता हूँ। देखो, यहाँ पर ये लिखा है 36, या आप 36 मत लो, कुछ और ले लो, बहत्तर ले लो, 72 ले लो। अब मैं इस 72 पर सीलिंग सीलिंग के बाद रूफ फ्लोर, मैं इसमें फ्लोर फार्मूला यूज करूंगा। मैंने सबसे पहले इक्वल्स का सिंबल यूज किया, फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि FLOOR आप यूज करो। फ्लोर फार्मूले के लिए आपने ब्रैकेट लगा लिया। इस पर आप फ्लोर फार्मूला लगाना चाहते हो 72 पे, और आप इससे डिविजिबल संख्या चाहते हो, कॉमा लगाया। आप चाहते हो कि संख्या डिविजिबल मिले हमें 5 से, तो फिर आपने 5 ले लिया। अब आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और देखो इसका उत्तर क्या आएगा। उत्तर के लिए एंटर प्रेस किया, 5 से डिविजिबल 70 है, लेकिन फ्लोर फार्मूले के इस्तेमाल के चलते आपको 72 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी कि आपको 75 उत्तर आ जाता। फ्लोर का मतलब ये है कि उत्तर अब घटा के देगा। ठीक। एक बार फिर इस्तेमाल करो इसको। यहाँ पर मैंने लिया 100, 178। इस संख्या में मुझे फ्लोर फार्मूले का इस्तेमाल करना है। मैंने इक्वल्स फिट किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा? FLOOR ठीक, ब्रैकेट लिया। इस पर आपको इस्तेमाल करना है फ्लोर फार्मूला 178 पे। लेकिन आप चाहते क्या हो? किससे डिविजिबल मिले? मैं चाहता हूं इस बार कि मुझे 9 से डिविजिबल मिले। अब बताओ मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो 178 9 से डिविजिबल है, बोलो भाई। और इसके अलावा 178 से कम है। कम क्यों है? क्योंकि आप फ्लोर फार्मूला यूज कर रहे हो। लिख लो जरा इसको। अब मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा? 36 और 7, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए और 36 के आसपास होनी चाहिए। 7 बना 35, यानी कि 35 इसका उत्तर हो जाएगा। 36 से ऊपर नहीं जाना है ना, रहना है 36 से नीचे ही, है ना, क्योंकि फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो इस प्रकार से आप सीलिंग और फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हो। सीलिंग और फ्लोर में मुख्य अंतर ये है कि जिससे आप डिविजिबल चाहते हो वो डिविजिबल तो मिलेगी, लेकिन जिस संख्या से जिस संख्या जो संख्या आपने मूल संख्या ली है उससे बड़ी संख्या प्राप्त होगी सीलिंग में। और फ्लोर फार्मूले में जो संख्या आपने ली है उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी रिजल्ट के रूप में। बस इतना अंतर है। ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला फंक्शन कौन सा है? अगला फंक्शन है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन, इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? देखो, इसका सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, इससे इससे पहला अक्षर पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। गौर करना, इससे पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने इस फार्मूले का यूज किया और मैंने लिखा बराबर, फिर मैंने लिखा प्रॉपर, और फिर मैंने लिखा के, ये सारे के सारे मैंने स्मॉल लिखा, KD क्लासेस। मैंने एंटर किया और मुझे उत्तर मिल गया। उत्तर क्या मिला? उत्तर मिला पहला अक्षर बड़ा, KD क्लासेस। आओ इसको प्रैक्टिकल कर ले। यहाँ पर आओ, एक काम करो, मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक, जस्ट वेट। इसको हम्म, इसको भी मैं डिलीट कर दूं। देखो, एक काम करता हूं मैं, ये जो KD क्लासेस लिखा है स्मॉल, इसको मैं प्रॉपर फार्मूले से इसको कन्वर्ट करता हूं, देखूं क्या परिवर्तन होता है।
तो प्रॉपर फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स का सिंबल, फिर आपने प्रॉपर लिया, ठीक, ले लिया। अब आपने ब्रैकेट लगाया, इसके बाद आप इसको इसका चयन कर लो। हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो और इसके बाद एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पर के स्मॉल है और यहाँ पर के बड़ा हो गया, पहला अक्षर बड़ा कर देता है। जैसे योगी जी में ले लो आप, यहाँ पर फार्मूला लगाओ प्रॉपर इक्वल्स, आपने फार्मूला लगाया, ब्रैकेट लिया, योगी जी में वाई छोटा है और सारे के सारे अक्षर छोटे हैं, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, वाई बड़ा हो गया। इस प्रकार से प्रॉपर फार्मूला आपका यूज होता है। तो आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से, या सीधा सा सवाल ऐसे ही दे सकता है जैसे ये लिखा है, इक्वल्स, ये फार्मूला आपको दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन बना देगा, 5 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये बना दिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन के डी क्लासेस ये बना दिया, तीसरा ऑप्शन बना दिया के डी क्लासेस सब स्मॉल बना दिए, चौथा बना दिया के डी फिर सी बड़ा बना दिया, क्लासेस ये लिख दिया, और पांचवा लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रॉपर फंक्शन का पता होना चाहिए कि इसका प्रॉपर उपयोग होता क्या है, ठीक। इसके इस्तेमाल से केवल और केवल आपका पहला अक्षर ही बड़ा होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट देखो अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है ट्रिम, TRIM, ट्रिम फंक्शन। इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? देखो, आमतौर पर कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, और गलतियां कैसे होती हैं? जैसे मैंने लिखा, ये लिखा KD और मुझे एक स्पेस देना है, तो मैंने लिख दिया क्लासेस, ये एक स्पेस हो गया। कभी कभी होता क्या है, जब जल्दी जल्दी आप टाइपिंग करते हो तो फिर आपकी गलतियां बढ़ जाती हैं, और एक बड़ी लंबी चौड़ी जब आप एक्सेल शीट बना रहे होते हो, फिर कभी कभी आप ऐसे भी लिख देते हो, 2 स्पेस लग गए और आपने लिख दिया क्लासेस। कभी कभी आपने 3 स्पेस आपने दबा दिए 3 बार और आपने लिख दिया क्लासेस। तो ये जो स्पेस की मात्रा बढ़ी हुई है, इसको आप कैसे एक साथ ठीक करोगे? उसके लिए ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दो, इसमें पहले लाइन लिख लो, यहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग सेल में अतिरिक्त स्पेस, अतिरिक्त, आपसे पूछा जा सकता है किस फॉर्मूले का इस्तेमाल अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए करते हैं, तो आप बताओगे ट्रिम। 5 ऑप्शन दे सकता है आपको, क्लियर दे दिया, क्लीन दे दिया, ट्रिम दे दिया, और चौथा दे दिया मिड दे दिया, पांचवा जो भी दे, आयोग आयोग के ऊपर निर्भर है, ठीक है। हम जब आपको एमसीक्यूज कराएंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल आपको नए नए मिलेंगे। अभी फिलहाल थ्योरी चल रही है तो आप थ्योरी पढ़िए। इसका उपयोग एक्सेल में अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसका उपयोग अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है, अर्थात मैं एक प्रैक्टिकल बात और लिखता हूं। मान लीजिए, यदि आपने किसी वर्ड या लेटर के बीच, ध्यान देना, किसी वर्ड या लेटर के बीच अधिक स्पेस का इस्तेमाल किया हो, अधिक स्पेस का प्रयोग किया हो, स्पेस का मतलब खाली स्थान, वही जो सबसे लंबी डंडी होती है कीबोर्ड में, तो अधिक स्पेस का इस्तेमाल किया हो, तो यह फार्मूला यह फार्मूला एक स्पेस को छोड़ के, एक छोड़ देता है, एक तो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट का मतलब एक स्पेस तो आप दबाते ही हो एक ही बार, तो यह फार्मूला एक स्पेस को छोड़कर बाकी सभी स्पेस को ट्रिम कर देता है, ट्रिम कर देता है। इसके लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल आप करोगे? इक्वल्स, TRIM, और कोई भी फंक्शन लिख लिया आपने, KD, ये 2 स्पेस हैं, क्लासेस, ठीक है। अब इसमें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? जो स्पेस एक होना चाहिए वही आपको मिलेगा, KD क्लासेस, ये मिल गया। अब इसका प्रैक्टिकल कर लें, यहाँ पर आओ। एक काम करता हूँ मैं, ये जो KD क्लासेस लिखा है ना, इस पर मैं करता हूँ, गौर करो, प्रॉपर, ये तो प्रॉपर से है। मैं एक काम करता हूँ, योगी जी लिखा है, या यहाँ पर आओ, मैं यहीं पर लिखता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने लिखा
मैन, फिर मैंने लिखा स्पेस एक बार दबाया और एक बार और दबा दिया, 2 बार, 3 बार हो गया, 4 बार। ये मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, है ना? ये जानबूझ के मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। मैंने दबा दिया 4-5 बार, एक बार और दबा दिया। अब मैंने लिखा मैन इज़ अ, एन एनिमल, एन एनिमल। अब ये लिख दिया मैंने, ठीक। अब एक काम करूँ, मैं इसमें 2-3 स्पेस और दे देता हूँ। ये गलतियाँ हो गई मुझसे। मैं चाहता हूँ ये जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं स्पेस कई-कई बार, एक ही बार में ये सब कुछ हट जाए। चूँकि बहुत सारी लाइनें लिखी होंगी तो आप एक-एक लाइन में जाके नहीं हटा पाओगे। तो फिर आप इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। आपने प्रेस किया इक्वल्स, आपने प्रेस किया ट्रिम, इसके बाद आपने प्रेस किया ओपन बॉक्स और इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो। पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया और फिर क्लोज़ दबाया, प्रेस किया और आपने एंटर कर दिया। देखो, ये जो मैंने आप यहाँ पर गलतियाँ की थी, बहुत सारी स्पेस दिए थे, वो देखो एक-एक स्पेस में कन्वर्ट हो गया है। मैन इज़ एन एनिमल, ठीक है? यहाँ तक बात कन्फर्म हो पा रही है? अच्छा, देखो एक एक एग्ज़ाम्पल मैं और बताता हूँ आपको। मैंने लिखा केडी स्पेस मैं दबाता चला गया 5-6 मुझसे गलतियाँ हो गई। फिर मैंने लिख दिया क्लासेस। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें ऐसे कई सारे कॉलम्स में मैंने गलतियाँ कर दी हैं, तो हर एक कॉलम में जाके तो आप ठीक नहीं करोगे। तो इसके लिए फिर एक सारे के सारे कॉलम्स को आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। इक्वल्स ट्रिम ब्रैकेट ओपन किया और इसको सेलेक्ट कर लिया जहाँ आप गलतियाँ कर रहे थे। ब्रैकेट किया क्लोज़, एंटर किया, जो आप गलतियाँ कर रहे थे वो सारी गलतियाँ माफ़ हो गई हैं। ठीक? ट्रिम आपको ये सुविधा देता है कि आपका जो स्पेस है, एक से अधिक बार आपने अगर यूज़ किया है तो वो कट हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक फंक्शन है आपका रिपीट, रिपीट एंड रिप्लेस, रिप्लेस फंक्शन। आओ देखते हैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। एक तो आप रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और आप करोगे रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल। इन दोनों फंक्शंस को आप कहाँ प्रयोग करते हो? देखो ज़रा, देखो रिपीट एंड रिप्लेस ये फंक्शन है, आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? सबसे पहले हम इसमें उठा लेते हैं रिप्लेस को, है ना? सबसे पहले आप REPLACE रिप्लेस फंक्शन को उठा लो और आओ समझते हैं इस फंक्शन का इस्तेमाल आप करते कहाँ पे हो? देखो, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो? रिप्लेस दिया हुआ है। रिप्लेस का मतलब है यह फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी आपकी, उसमें अगर कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द के स्थान पर अगर कोई दूसरा शब्द आपको ऐड करना हो, तो फिर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो या हम कहें इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो। अर्थात यह फंक्शन गौर करना, यह फंक्शन एक्सेल में कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग के एक भाग को दूसरे भाग से रिप्लेस कर रहा है। एक स्थान कोई एक भाग है, उसके स्थान पर दूसरा भाग आ रहा है। अर्थात एक भाग को दूसरे भाग से बदल देता है, ठीक है? दूसरे भाग से बदल देता है। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने लिखा केडी क्लासेस, ठीक? मैं चाहता हूँ कि ये जो केडी क्लासेस लिखा है, ये केडी क्लासेस बदल जाए एक नए शब्द से और मैंने नया शब्द चुना। मैंने कहा केडी की जगह मैं लिखूँगा अब क्रांतिकारी, क्रांतिकारी क्लासेस। अब मैं चाहता हूँ ये जो केडी लिखा है, इसकी जगह क्रांतिकारी क्लासेस लिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे लिए एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला है रिप्लेस और फ़ॉर्मूले को शुरू करने के लिए हमें इक्वल्स का सिंबल सबसे पहले लगाना पड़ता है। तो फिर आप क्या करोगे? इक्वल्स का सिंबल लगाया और REPLACE ये लिख दिया, ठीक? इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको लिखना क्या है? केडी क्लासेस जब आप एक्सेल में लिखोगे तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा रो और कॉलम का। मान लीजिए एड्रेस है A5, वो एड्रेस ले लिया, कॉमा लगाया। आपको कहाँ-कहाँ कन्वर्ट करना है? शुरुआत से 1 और 2 अक्षर आपको बदलने हैं। तो आपने 1 लिखा, 2 लिखा। ये 1 और 2 बदलने हैं, इससे बदल देने हैं। आपको बदल देने हैं क्रांतिकारी से, क्रांतिकारी से, ठीक है?
और आपने क्रांतिकारी लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा क्रांतिकारी क्लासेस। जैसे यहाँ पर आओ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, इसको मैं ऊपर कर दूं और मैंने लिखा यहाँ पे, जस्ट वेट, ये लिखा है केडी क्लासेस, मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, केडी क्लासेस लिखा। अब मैं इसमें केडी की जगह लिखता हूँ क्रांतिकारी। तो मुझे बताओ अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा कि फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिप्लेस। तो मैंने इक्वल लगाया, फिर मैंने लिया REPLACE, ले लिया, ब्रैकेट लिया। इसके बाद केडी क्लासेस का आप एड्रेस ले लो, एड्रेस हो गया, कॉमा लगाओ। कौन से शब्द की जगह आप क्रांतिकारी लिखना चाहते हो? देखो, केडी की जगह ये कौन से दो शब्द हैं, एक और दो, यानी कि आपने लिया वन और टू। दो की जगह आपको क्या लेना है? आपको लिखना है रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए आप इन्वर्टेड कामा में लिखोगे उस शब्द को जिसको आप बदलना चाहते हो। अर्थात आपने लिखा क्रांतिकारी, ठीक, आपने ये लिख दिया और फिर से इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया और इसके बाद पूरे के पूरे जो सेक्शन है उसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट में। अब देखो, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और क्या लिख के आता है? लिख गया क्रांतिकारी क्लासेस। अब ये एक शब्द से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप शीट बनाते हो तो वहाँ कई कई सैकड़ों ऐसे शब्द होते हैं जिनको बदलना पड़ता है। एक ही बार में सबको पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करके बदल दिया जाता है। ठीक है? कुछ इस प्रकार से आप रिप्लेस कर सकते हो। केडी क्लासेस की जगह क्रांतिकारी क्लासेस। ठीक? अब जैसे सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको और देता हूँ। एक मैंने वाक्य लिखा यहाँ पे। मैंने लिखा, गौर करो, मैंने लिखा राजा की बारात, ठीक? ये लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि बारात राजा की ना निकले, किसी व्यक्ति की निकले। तो फिर मैं इसमें राजा की जगह किसी व्यक्ति को डालूँगा और फिर उसकी बारात निकाल दूँगा। अब उसके लिए मुझे करना क्या है? रिप्लेस फंक्शन या हम कहें रिप्लेस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ आओ, फर्स्ट लिखा मैंने, ठीक है? इक्वल के बाद मैंने क्या किया? रिप्लेस करूँगा मैं। तो रिप्लेस हो गया। अब मैंने ब्रैकेट लगाया। मैं किसकी जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ? राजा की बारात। पूरे के पूरे टेक्स्ट को मैं बदल दूँगा और यहाँ पर कुछ और लिखूँगा। तो मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे बताओ क्या बदलना है आपको? राजा की जगह किसी व्यक्ति को लिख दो। तो आप यहाँ पर कितने अक्षर बदलना चाहते हो? 1, 2, 3, 4। तो यानी कि 1, कॉमा 4, गौर करना, कॉमा, इनके स्थान पर आप लिखना क्या चाहते हो? मान लो राजा की बारात मुझे निकालना अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि भैया अब मैं लल्लू की बारात निकालूँगा। आप एक काम करो, यहाँ पे आओ, जस्ट वेट, बैक स्पेस करो इसको। पहले आप इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज़ करोगे। आपने लिखा LALLU और क्लोज़। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज़ करना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और मैंने एंटर प्रेस किया। अभी ये लिखा था राजा की बारात, अब लिख गया लल्लू की बारात। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो अपने जो भी चुनिंदा शब्द हैं उनको। और रिप्लेस करने के लिए आप किस फंक्शन या किस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो? रिप्लेस फ़ॉर्मूले का। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? हाँ, लिख लो ज़रा यहाँ पे। ये सारा का सारा मैंने आपको लिख दिया है, इस फ़ॉर्मूले का आप इस्तेमाल करते हो। तो ये तो हो गया रिप्लेस। अब एक शब्द मैंने और आपको बताया था, रिपीट। ये क्या है? देखो, यहाँ पे आओ, REPEAT, रिपीट फंक्शन। इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? ठीक, इस फंक्शन का इस्तेमाल आप किस स्तर पर करते हो, कैसे करते हो, कहाँ करते हो? MS एक्सेल में आप चल रहे हो? रिपीट का मतलब क्या है? बार-बार लिखना। अर्थात जब भी कभी आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो इसके माध्यम से जो भी लिखा गया फंक्शन होगा, उसे हम रिपीट कर सकते हैं। अर्थात इसके माध्यम से लिखे गए फंक्शन लिखे गए फंक्शन को हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीट कर सकते हैं। बोलो भाई। अब सपोज़ करो आपको रिपीट करना है तो आपके लिए कौन-सा अ, फ़ॉर्मूला यहाँ पर आप यूज़ करोगे? तो सबसे पहले आप इक्वल लगाओगे
REPT का इस्तेमाल करोगे। और अगर आप चाहते हो कि जो मैंने लिखा है केडी क्लासेस, ये 2 बार आ जाए, तो आप केडी क्लासेस कॉमा 2 या फिर इसका एड्रेस कॉमा 2 लिख दोगे, तो ये फिर इसका रिजल्ट आएगा 2 बार केडी क्लासेस कॉमा केडी क्लासेस। ये इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने। 3 बार रिपीट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ 3 लिख दो, 4 बार करवाना चाहते हो 4 लिख दो। अब इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं थोड़ा-सा। ये लिखा है राजा की बारात। ठीक, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ। बार-बार मैं तो कहता हूँ बार-बार बारात निकले। तो मैंने किया क्या, एक फर्स्ट लगाया, रिपीट लिखा और इसके बाद ब्रैकेट लगाया। फिर मैंने लल्लू की बारात को ले लिया। कॉमा लगाता हूँ और कॉमा के बाद मैं लिख देता हूँ 3 बार मुझे इसकी बारात निकालनी है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, जस्ट वेट 1 मिनट, एक जस्ट वेट। यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? REPT, है ना? REPT लिखना होगा। देखो, रिपीट के लिए सबसे पहले आपने इक्वल लगाया, इसके बाद आपने REPT इस फंक्शन का यूज़ किया और ब्रैकेट लगाया। अब आपको बारात किसकी निकालनी है? लल्लू की। तो फिर इनको लिया और आप चाहते हो इनकी 4 बार बारात निकल जाए। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। देखो कितनी बार निकल गई है लल्लू की, यहाँ पे 2 बार, ये तीसरी बार बारात निकल गई और ये चौथी बार निकल गई। किसी भी फंक्शन को बार-बार रिपीट करने के लिए आप REPT शब्द का इस्तेमाल करोगे। REPEAT नहीं, इतने केवल शब्द का, ठीक? और इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल्स REPT, ये इसका फ़ॉर्मूला बन जाएगा। आगे जो कुछ भी आपको रिपीट करवाना हो, वो आप करवा सकते हो। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, एक फंक्शन और समझते हैं। ये फंक्शन है कैरेक्टर, CHAR फंक्शन। सामान्यतः इस फंक्शन का आप इस्तेमाल करते हो, इसके माध्यम से जो ASCII है, उस कोड को, या हम कहें ASCII कैरेक्टर्स का पता लगाने के लिए हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता होगा 255 तक ही आप ज्ञात कर सकते हो ऐसे फंक्शंस को। ठीक है? अर्थात इसके माध्यम से ASCII कैरेक्टर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है ये, और इसके माध्यम से ASCII कैरेक्टर 1 से लेकर कहाँ तक, 255 तक ज्ञात कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको ASCII कैरेक्टर्स को ज्ञात करना हो तो फिर आप कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हो? CHAR। ठीक है? देखो, जैसे सपोज करो यहाँ पे CHAR फंक्शन का आप इस्तेमाल करोगे। इसके लिए आपका जो फंक्शन या फार्मूला बनेगा वो बनेगा CHAR, कोई भी संख्या मान लो आप 40 लिखा और आप चाहते हो कि 40 में ASCII कैरेक्टर कौन सा है, तो आप इसको प्रेस करोगे और फिर आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CHAR, इस फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, CHAR का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जस्ट वेट, मैं पहले एक काम करूँ, 50 मुझे 40 लेना है। 40 में पहले अलग लिखता हूँ, इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, जैसे सपोज करो मैंने 40 लिखा, 40 के पास ये जो छोटा कोष्ठ है, ASCII कोड में ये था। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इक्वल लिखा, CHAR कैरेक्टर, इसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। मैं जानना चाहता हूँ कि 59 में ASCII कोड कौन सा है, तो फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और मैंने एंटर प्रेस किया। तो ये जो सिंबल निकल के आ रहा है, ये सिंबल है ASCII 59 नंबर पर। जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे 98 नंबर पर ASCII कोड कौन सा है, तो मैं लिखूंगा CHAR ब्रैकेट 98 और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, बी फॉर बॉय, ये है कैरेक्टर। ठीक है? उनके इस्तेमाल आप समझ पा रहे हो? हाँ। अब एक काम करो, काम मैं ये करता हूँ, ये तो बात हो गई CHAR कैरेक्टर फंक्शन की। इसका इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? ASCII कैरेक्टर्स को ज्ञात करने के लिए। ठीक? देखो, अब इसी के आगे शुरू करते हैं, कैरेक्टर फंक्शन के आगे। MS एक्सेल में डेट और टाइम अगर आपको डालना हो, MS एक्सेल में
डेट और टाइम के फंक्शन कौन-कौन से हैं? एमएस एक्सेल में डेट और टाइम के फंक्शन। सबसे पहले जब आप एमएस एक्सेल में डेट और टाइम के पास जाते हो, देखो मैं यहाँ पर आया और एमएस एक्सेल में फ़ॉर्मूला बार में आओ। यहाँ पर ये लिखा है डेट एंड टाइम, इसको क्लिक करो और यहाँ पर ये देखो ये सारे के सारे नाउ, सेकंड, टाइम, डेट, डेट वैल्यू ये सारे फ़ॉर्मूलेज़ आपको दिए हुए हैं या हम कहें ये सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। सभी फंक्शन के बारे में नहीं पूछता है, नहीं तो आप तो यहाँ लगभग फ़ॉर्मूला बार में फ़ॉर्मूला ही फ़ॉर्मूला दिए गए हैं। इनमें से कुछ हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। देखो, इन्हीं की हम चर्चा करेंगे। डेट और टाइम इसमें इस फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार के दिनांक और समय के आप दिनांक और समय डाल सकते हो और उसमें कई सारे आपको प्रकार दिए होते हैं कि आपको डे पहले रखना है, मंथ पहले रखना है, ईयर बाद में रखना है। बहुत सारे आपको प्रकार मिलते हैं। खैर, इस फंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं तो आप बताओगे कई प्रकार के दिनांक और समय ये फंक्शन होते हैं। इसमें कई प्रकार के दिनांक समय फंक्शन होते हैं। जैसे जो अभी मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी। टुडे हो गया, नाउ हो गया, डेट हो गया या फिर कोई डे पता करना हो, कोई मंथ पता करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर फ़ॉर्मूला है। टाइम को इंसर्ट कराने के लिए, ईयर को इंसर्ट कराने के लिए बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉर्मूले दिए गए हैं। ठीक? बात समझ पा रहे हो? दरअसल डेट फंक्शन के द्वारा हम एक्सेल शीट में डेट को क्रिएट कर पाते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है डेट एंड टाइम, इसके द्वारा डेट फंक्शन के द्वारा हम एक्सेल में एक्सेल में डेट क्रिएट करते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है डेट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो तारीख ही आप डालोगे, है ना? कोई आम का रस तो डाल नहीं दोगे। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें एक फंक्शन की चर्चा करता हूँ आपसे, वो है टुडे। टुडे फंक्शन। जब आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो घटना क्या घटती है? आप जब इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो जो करंट डेट होती है टुडे, करंट डेट को ये प्रदर्शित करता है और इसमें सेल में समय और दिनांक ये यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, इसके द्वारा या हम कहें इस फंक्शन के द्वारा करंट डेट को प्रदर्शित किया जाता है और इसमें इसमें किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। तर्क की आवश्यकता नहीं होती। ठीक? एक बात और समझो, सेल में समय और दिनांक ये राइट अलाइन होते हैं, राइट अलाइन होते हैं। अब यहाँ पर आओ ज़रा, मैं आपसे इसको मैं पहले हटा दूँ। देखो, अब यहाँ पर आओ, मैं आपसे टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करके बताता हूँ। जब भी किसी फंक्शन को, किसी फ़ॉर्मूले को यूज़ करोगे, सबसे पहले इक्वल आएगा, फिर आपने TODAY टुडे प्रेस किया, ठीक? इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, ओपन किया, क्लोज़ किया, एंटर किया और जैसे ही एंटर करते हो ये देखो तारीख आ गई। ठीक? बात समझ पा रहे हो? ये तुरंत की तारीख आती है, जैसे आज की तारीख आ गई। यहाँ अगर आप कल भी करोगे तो कल की भी तारीख आ जाएगी, तो कुल मिला के टुडे और इसमें कौन से फ़ॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर रहे हो फिर से समझो, इक्वल, टुडे ये लिया और इसके बाद मैंने ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ये तारीख निकल के सामने आ गई। तो इसका फ़ॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, टुडे फंक्शन का। फ़ॉर्मूला क्या होगा? फ़ॉर्मूला होगा इक्वल टुडे और ये ब्रैकेट, बस इतना सा। यहाँ कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है ना? तो अगर आपको केवल और केवल डेट इंसर्ट कराना है तो टुडे फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर आपको कुछ और इंसर्ट कराना है, जैसे एक फंक्शन होता है नाउ, आपसे पूछा जाए कि किस फंक्शन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो वर्तमान दिनांक और समय दोनों दिखने लगता है।
तो यही है नाउ फंक्शन। अर्थात इसका उपयोग इसका उपयोग वर्तमान, दिनांक और समय वर्तमान दिनांक और समय को देखने के लिए किया जाता है। देखने के लिए किया जाता है। और इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? इक्वल, नाउ और ये ब्रैकेट, बस इतना सा। अब आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कुछ। यहाँ पे आओ, मैंने लिखा इक्वल, फिर मैंने लिखा नाउ और मैंने फिर ब्रैकेट लगाया। लग गए? एंटर प्रेस किया तो देखो, ये डेट है और ये टाइम है। आप कहीं भी इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। इक्वल लगाया, नाउ लिखा और मैंने ब्रैकेट बनाया, एंटर प्रेस किया। डेट और टाइम आपको निकल के सामने आ गए। ठीक है? तुरंत ये ऑन द स्पॉट है। अभी मैं 14/7 पे इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वही आपके पास समय निकल के आया है। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें भी क्या किसी तर्क की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, इसमें भी किसी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्लैंक है। इसमें भी इसमें भी किसी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये तो बात हो गई कि जब आप कमांड का सॉरी फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, तब आप डेट और टाइम इंसर्ट करते हो। अगर आपको डायरेक्ट डालना हो कीबोर्ड से, तब आप क्या करोगे? डायरेक्ट टाइम देखना हो, तो देखो, जब भी कभी डेट डायरेक्ट डालना हो, तब आप क्या करोगे? तब आप प्रेस करोगे एक कुंजी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक, कंट्रोल और सेमीकोलन। ध्यान दो, मैं यहाँ पर चलता हूँ एक्सेल में और मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। मैं सॉरी फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने दबाया कंट्रोल और मैंने दबा दिया सेमीकोलन। गौर करना, कंट्रोल लिया और कंट्रोल के अलावा मैंने क्या लिया? मैंने लिया सेमीकोलन को। जस्ट देखो, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आपको डेट डालनी है। यहाँ पर मैं गया, ये रो कौन सी है? B54। इसमें मुझे डेट डालनी है, तो मैं दबाऊंगा यानी प्रेस करूंगा कंट्रोल और सेमीकोलन। ठीक, डेट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टाइम भी डालूं, तो डेट और टाइम के लिए आपकी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, तो आपका समय आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों डायरेक्ट हैं, यानी डेट को डायरेक्ट डालने के लिए कंट्रोल और सेमीकोलन। वहीं जब आप टाइम को इंसर्ट कराते हो, टाइम को डालने के लिए आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट ले लो और सेमीकोलन ले लो। सेमीकोलन, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेट और टाइम एक साथ डालना चाहते हो, तो फिर आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? डेट और टाइम डेट और टाइम एक साथ डालना हो, तो फिर किस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे? फार्मूला होगा आपका वही जो मैं पीछे लिख चुका हूँ, इक्वल, नाउ और ब्रैकेट। इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। अगर आप बिना फार्मूले के इस्तेमाल करना चाहते हो, मान लीजिए आप डालना चाहते हो और बिना फार्मूले के डालना चाहते हो, तो फिर आप कौन-सी कुंजी दबाओगे? अर्थात अगर हम आपसे पूछें कि बिना फार्मूले के डेट और टाइम आपको डालना हो, तो फिर आप क्या करोगे? आप करोगे कंट्रोल कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ठीक? इसके अलावा आप दबाओगे यहाँ स्पेस और इसके बाद फिर से वही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया? आपने प्रेस किया कंट्रोल और सेमीकोलन, डेट आ गई। फिर आप आगे गए, आपने किया ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस किया, अब आपका आ गया टाइम। अब आपको इसको ऑन द स्पॉट यानी कि एक ही रो में दोनों को एक साथ करना है, तो आप एक काम करो, कंट्रोल कर लो, सेमीकोलन कर लो, अब आप स्पेस दे दो। कंट्रोल शिफ्ट फिर सेमीकोलन दे दो, तो ये एक ही सेल में आपका दोनों आ गया। ऐसे आप शॉर्टकट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? तो ये कुछ फंक्शंस हैं। अब जैसे इनमें एक फंक्शन मैं और आपको बता दूँ, ये है डे फंक्शन। डे फंक्शन, इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है?
यह फंक्शन तारीख, जो भी आपकी तारीख होगी, तारीख में दिनों को दिखाता है। तारीख में यह दिनों को दिखाता है। ठीक है? इस फंक्शन का प्रयोग हम केवल और केवल इतना करते हैं और इसके लिए फार्मूला कौन है? DAY। जैसे मान लीजिए 25 तारीख है, 8वां महीना है, 2025 साल है। तो जब भी कभी आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो डे दिखाएगा। डे कितने हो गए हैं? 25। आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आना चाहिए 25। इस प्रकार से सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ध्यान रखो। डे में केवल और केवल दिन दिखाएगा, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझने की है। ठीक। तो ये कुछ डेट एंड टाइम से संबंधित फंक्शंस थे। इसके बाद अब आगे बढ़ो। एक प्रकार के फंक्शन मैं और आपको बताता हूँ। ये फंक्शन है, इन्हें कहा जाता है तार्किक फंक्शन। गौर करो, तार्किक फंक्शन। ये तार्किक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे इनमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। मैं सबसे पहला लेता हूं इफ फंक्शन या इफ फार्मूला। ये क्या है? देखो, हुआ ये, जस्ट वेट। सामान्यतया इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंडीशन के टेस्ट करने में। जैसे उफ मतलब यदि। अब जैसे मैंने कहा कि यदि आपकी उम्र 18 साल होगी तो आप वोट कर पाओगे। ठीक, यहाँ तर्क दिया जा रहा है कि अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई तो फिर आप वोट नहीं कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा कि अगर आप 33 नंबर लाए तो फिर आप पास हो, अगर आप 33 से कम लाए फिर आप फेल हो। तो ये जो इफ फंक्शन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कंडीशन के टेस्ट करने में। अर्थात यह किसी दी गई कंडीशन का टेस्ट करता है। कोई कंडीशन दी गई है पास फेल की, उस कंडीशन का ये टेस्ट करता है। और अगर टेस्ट में सफल हो गए तो फिर ट्रू लिख के आता है, और अगर असफल हो गए तो फिर फॉल्स। अर्थात तथा ट्रू और फॉल्स परिणाम देता है। ठीक है, आओ जरा समझते हैं कैसे ये क्या करता है। देखो, फिर से समझो। इफ फंक्शन किसी भी दी गई कंडीशन का ये टेस्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप 18 साल के हैं आप वोट दे सकते हैं, अगर 18 के नहीं है तो परिणाम गलत आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, आप वोट नहीं दे सकते हैं। आपने 33 नंबर लाए, आप पास हो गए 100 में। लेकिन अगर 33 नहीं आए तो क्या होगा? तो फिर होगा ये कि आप फॉल्स, यानी कि परिणाम फॉल्स हो गया, आप फेल हो गए। अब इसमें देखो कैसे करते हैं। इस कमांड का इस्तेमाल, या हम कहें इस फार्मूले का इस्तेमाल आप करते कैसे हो? सबसे पहले आपने इक्वल लगाया, फिर इफ फार्मूला लगाया। सपोज करो मैंने कहा कि भाई अगर 500 बड़ा है 600 से, गौर करना, अगर 500 बड़ा है 600 से तो फिर यस लिख के आना चाहिए। यस। और अगर 500 बड़ा नहीं है तो फिर नो लिख के आना चाहिए। ये इन्वर्टेड कॉमा में होने चाहिए। ये फार्मूला बनता है इफ का, और इसी फार्मूले के आधार पर संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। देखो यहाँ पर आओ, मैं इसमें एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं और यहाँ पर इक्वल लगाया, इफ, ठीक, ब्रैकेट लिया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यदि 500 ग्रेटर है, बड़ा है 600 से। बात समझना, 500 बड़ा है 600 से, तो मैंने लिया कामा। क्या परिस्थिति होनी चाहिए? परिस्थिति ये होनी चाहिए कि तो यस लिख के आए, YES, ठीक, कॉमा क्लोज कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर नो लिख के आए, इन्वर्टेड कॉमा लिया और यहाँ पर लिख दिया नो, और इसको ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर आया नो। क्यों आया नो? क्योंकि 500 तो 600 से छोटा है। बात समझ पा रहे हो? देखो एक और कंडीशन समझते हैं। आपने इक्वल लिया और इफ लिया, ठीक, ध्यान से समझना। इक्वल लिया, इफ लिया, तो आपने ब्रैकेट लगाया। मैंने कहा कि भाई यदि 45 इज ग्रेटर देन 42, ठीक है, 45 इज ग्रेटर देन 42,
तो फिर कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए, तो फिर आप कहोगे यदि 45 42 से बड़ा है, तो फिर आप कहोगे यस। आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, आप यस टाइप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा यदि 45 42 से बड़ा है, तो आप कहोगे केडी क्लासेस, केडी क्लासेस, और मैं क्या कह दूं आगे? मैं कह देता हूँ जिंदाबाद, ठीक। और मैंने इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दिया। अब मैं कह रहा हूं अगर ऐसा नहीं है, तो फिर तो क्या होना चाहिए? तो फिर एक शब्द और मैं लिख देता हूं, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हो जाना चाहिए जय हो, ये लेके आ जाए। अब एक काम करो, इसको क्लोज करो और देखते हैं क्या लेके आता है। ये लेके आया केडी क्लासेस जिंदाबाद, यानी कि हाँ 45 42 से बड़ा था, ठीक। इस प्रकार से संभावनाएं व्यक्त करते हैं यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे जैसे उम्र अगर आपकी 18 है तो फिर यस लिख के आएगा। तो ये पूरी की पूरी शीट पर संभावनाएं व्यक्त करने के लिए हम करते हैं, तर्क देने के लिए करते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल। नेक्स्ट देखो, एक फार्मूला और है, इसे कहते हैं नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन, इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? दरअसल यदि कंडीशन सही है, यदि कंडीशन सही है तो इसमें उल्टा होता है, तो इसमें फॉल्स लिखेगा। और यदि कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत है तो इसमें ट्रू लिखेगा। ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पहले से ही नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करता हूं, मैं एक प्रैक्टिकल करता हूं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा इक्वल नॉट 10 इज ग्रेटर देन, मान लेते हैं 6 से। क्या ये सही है? 10 क्या 6 से बड़ा होता है? हाँ, ट्रू होता है। लेकिन चूंकि पहले से यहाँ नॉट है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा फॉल्स। आपका सही उत्तर ये होगा। अब देखो एक काम मैंने और किया, मैंने किया ये कि नॉट लिखा और फिर मैंने 2 इज ग्रेटर देन 6 लिखा। मुझे बताओ क्या 2 6 से बड़ा है? ये तो आप कहोगे नहीं बड़ा है, तो फिर ये होना चाहिए फॉल्स। चूंकि यहाँ नॉट लिखा है इसलिए परिणाम बदल जाएगा और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू। आओ समझते हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को एमएस एक्सेल में लेके आओ। यहाँ पर आ गए आप। अब मैंने किया क्या, नॉट फंक्शन का मुझे इस्तेमाल करना है। मैंने इक्वल लगाया, नॉट लिया और मैंने ब्रैकेट लिया। मैं सोच ये रहा हूं क्या 10 बड़ा है 6 से? अगर हाँ, तो फिर परिणाम ट्रू होना चाहिए। मैंने एंटर प्रेस किया, फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि नॉट पहले से था, परिणाम बदल देगा। अब यहाँ पर आओ, मैंने सोचा कि मुझे ये पता करना है कि नॉट फार्मूले का यूज करके मुझे पता ये करना है क्या 2 6 से बड़ा है? अगर बड़ा होगा तो फिर यस लिख के आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स लिख के आ जाएगा। और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, लिख के आ गया ट्रू। वास्तव में ये गलत है, लेकिन ट्रू क्यों लिखा? क्योंकि पहले नॉट लिखा था, परिणाम बदल देगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करते हो परिणाम को ठीक उल्टा करने के लिए, बदलने के लिए, नॉट फंक्शन का। अब देखो एक काम और करते हैं, एक फंक्शन और है, इसे कहते हैं ओ आर फंक्शन। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ध्यान दो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कई पंक्तियों में, यदि कोई कंडीशन सही है तो फिर परिणाम इसमें सही होगा। और फंक्शन में सबसे पहली कंडीशन देखो, यदि कई पंक्तियों में परिणाम सही है तो ट्रू लिखेगा, ट्रू आएगा, ठीक। इसके अलावा यदि सभी पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में परिणाम गलत हो तो फॉल्स लिखेगा, फॉल्स लिखेगा। अच्छा यहाँ इस लाइन में आओ, कह रहा है यदि कई पंक्तियों में से किसी एक में, किसी एक में परिणाम सही है तो फिर ट्रू ही दिखाएगा। देखो यहाँ पर आओ, या एक काम करो, पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर फार्मूला बता दूं। ओ आर लिखा इस फार्मूले में,
और मैंने एक काम किया, ब्रैकेट में मैंने कहा कि 10 इज़ ग्रेटर देन 4, क्या सही है? हाँ, सही है। फिर मैंने लिखा 4 इज़ ग्रेटर देन 1, क्या सही है? जब आप इसको एंटर करोगे तो आपको ट्रू दिखेगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक फ़ॉर्मूले का मैंने प्रयोग किया, ओआर लिखा। अब मैंने लिखा क्या 15 5 से बड़ा है? 5 ठीक है। क्या 5 6 से बड़ा है? हाँ, ठीक है। ध्यान देना, ये 5 इज़ ग्रेटर देन 6 लिखा है। अब मुझे बताओ ये 2 फंक्शंस मैंने लिखे हैं, इन 2 फंक्शन में ये तो गलत है और ये सही है। जब भी कभी आप ओआर फंक्शन का यूज़ करते हो, ठीक? उसमें से जितने भी आप कुछ भी लिख लो, अगर एक सही है तो पूरा का पूरा फंक्शन सही होता है। इसका भी उत्तर ट्रू होगा, ठीक? अब एक और फंक्शन लिखते हैं। मैंने ओआर लिखा, मैंने लिखा 50 इज़ ग्रेटर देन 52, क्या ये सही है? आप कहोगे ना। फिर मैंने एक और लिखा, मैंने कहा 60 इज़ ग्रेटर देन 63, क्या ये सही है? आपने कहा ना, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर मैंने कहा 21 इज़ ग्रेटर देन 25, क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अब देखो इसमें सारे के सारे गलत हो गए। जब ओआर फंक्शन में, ओआर फार्मूले में सभी स्ट्रिंग्स या कुछ भी आप लिखते हो सब कुछ गलत हो जाता है, तभी वो फॉल्स शो करता है। देखो यहाँ पर, इसमें मैं गया फार्मूला ओआर में, इक्वल लगाया। एक मिनट यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर आओ, इक्वल लगाया, ओ आर लिखा, ब्रैकेट लगाया, ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि 10 इज ग्रेटर देन 8, यहाँ तक बात समझ पाए? फिर मैंने लिखा कॉमा, मैंने कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक। और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब मुझे बताओ इसका परिणाम ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? जब भी कभी ओआर फार्मूले का आप यूज करोगे, आंसर हमेशा ट्रू तब तक आता रहेगा जब तक अंदर की डिजिट कोई एक सही है तब तक। एंटर करो, ट्रू आएगा, ठीक। अगर ओआर फार्मूले को आपको फॉल्स लाना है, उसके लिए फिर आपको अंदर की सारी जो डिजिट्स आप लिख रहे हो वो सारी की सारी फॉल्स होनी चाहिए। जैसे एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ, इक्वल लिखा, ओआर लिखा, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट लगाया। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, मैंने किया 10 इज ग्रेटर देन 12, क्या ये सही है? जस्ट वेट, 12, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। फिर मैंने कॉमा दिया, मैंने कहा 25 इज ग्रेटर देन 56, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा 28 इज ग्रेटर देन 96 और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब मुझे बताओ इसमें सारे के सारे गलत हैं, तो अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा फॉल्स, ठीक। ये है ओ आर फार्मूला। और फंक्शन, अब देखो एक इसी से मिलता जुलता और है, इसे कहते हैं एंड। यहाँ पर आओ, ए एंड डी, एंड फंक्शन। उस एंड और ओ आर में एक बेसिक अंतर है, बस वही अंतर आपको समझना है। यहाँ पर आप कुछ पहले बातें लिखो। सबसे पहली बात, सभी पंक्तियां यदि सभी पंक्तियां ट्रू हों तभी ट्रू होगा। यदि सभी पंक्तियां सही होंगी तभी सत्य लिख के आएगा, ट्रू लिख के आएगा। लेकिन अभी अभी आपने पीछे देखा था ओ आर में, यहाँ क्या था? यहाँ कह रहा था कि पंक्तियां दी गई हैं बहुत सारी, अगर उनमें कोई भी एक सही है तभी ट्रू लिख के आ जाएगा। बस यही बेसिक अंतर है। इस बेसिक अंतर को समझना है, इससे सवाल आते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई एक शर्त भी गलत है तो फॉल्स लिख के आएगा, ठीक। बात समझ पा रहे हो? सभी पंक्तियां अगर ट्रू होंगी तभी केवल ट्रू लिखेगा, अगर कोई भी एक गलत हो गया तो फिर वो पूरा का पूरा फंक्शन गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इक्वल लगाया, ए एंड डी, एंड लिखा, और मैंने कहा क्या 20 इज ग्रेटर देन 90, आपने कहा हाँ, ठीक है। फिर मैंने कहा क्या 50 इज ग्रेटर देन 45, आपने कहा हाँ, ब्रैकेट क्लोज है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। फिर मैंने कहा कि मुझे इसका उत्तर बताओ, ए एंड डी का। मैंने कहा कि 15 इज ग्रेटर देन 11, आपने कहा हाँ।
फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा 19 19 इज ग्रेटर देन 21। आपने कहा ना, ये तो गलत हो गया। अब इसका मुझे बताओ उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा फॉल्स। जबकि अगर यही सेम फिगर होता और मैं यहाँ लिखता ओ आर, 15 इज ग्रेटर देन 11, 19 इज ग्रेटर देन 21, अब मुझे इसका उत्तर बताओ क्या होता? एंड की जगह केवल और केवल और बदला है, तो इसका उत्तर हो जाता ट्रू। और में अगर एक भी ट्रू है तो पूरा फंक्शन ट्रू है। यहाँ पर एक भी अगर गलत है तो पूरा फंक्शन गलत है। अब इसमें देख लो जरा, इसका मैं प्रैक्टिकल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पर आओ, देखो। सबसे पहले इक्वल का सिंबल लिया और एंड लगाया, उसके बाद ब्रैकेट लगाया। आपने कहा कि भैया 15 से 15 बड़ा है 11 से, हमने कहा ठीक। फिर आपने कहा कि 19 बड़ा है 21 से, हमने कहा ये तो नहीं हजम हो रही है बात। मैंने क्लोज किया, एंटर किया, फास्ट लिख के आ गया। एक भी गलत तो सब कुछ गलत। एंड और में ये अंतर है बेसिक। ठीक है, याद रखना इसको। अच्छा, अब एक काम करो, मैं इसमें एक फंक्शन और आपको बता देता हूँ। देखो, ये फंक्शन है काउंट, काउंट ए, या काउंटा भी कहते हैं। इस फंक्शन का इस्तेमाल आप कहाँ पर करते हो? काउंट ए, ध्यान दो। काउंट का मतलब क्या है? गिनना, काउंट करना। यह किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपने सेल में भर रखी है तो उसको गणना करता है, और गणना करके बता देता है कि भैया ये कंडीशन है आपकी। ध्यान दो, यह है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तब और बेहतर आप समझ पाओगे। यह किसी भी प्रकार की जानकारी वाले जानकारी वाले सेल की गणना करता है, सेल की गणना करता है। फिर से समझो, कोई सेल है, इसमें मैंने कुछ जानकारी रखी है, इस सेल को कह देगा एक। इस प्रकार से किसी भी जानकारी वाले सेल की ये गणना करता है। ठीक है, और इसमें होता यह है कि किसी भी सेल में उन सेलों की संख्या गिनता है जो रिक्त नहीं है। सामान्यतया इसके द्वारा ऐसी सेलों की गणना की जाती है जो रिक्त नहीं है। ठीक, अब यहाँ आओ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 42 एंटर, 15 एंटर, 14 एंटर एंटर। एक एक मैंने सेल छोड़ दी है, स्पेस खाली छोड़ दिया, फिर मैंने लगाया एंटर, ये लिखा 78, ये लिखा। ठीक, अब एक काम करो, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा 65 एंटर, ये लिखा, ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे दो स्तंभ हो गए। अब इसमें मैंने कुछ सेल छोड़ दिए हैं, जैसे ये सेल छोड़ दी है, इस सेल में मैंने कुछ नहीं लिखा है। यहाँ ये छोड़ दिए, यहाँ ये छोड़ दिए। अब मुझे पता ये करना है, जब बहुत सारी सेल आप बनाते हो, पता ये करना है कि कौन कितनी सेल आपने, कितनी सेल में आपने डेटा भर दिया है। देखो, इसके लिए आप एक यूज करोगे फार्मूला। फार्मूले की शुरुआत होती है इक्वल से, और आप COUNT का इस्तेमाल करोगे। आपने ब्रैकेट लिया, कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाहते हो कि कितनी सेल में आपने लिखा है, तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा आप इनको ले लो। ठीक, ब्रैकेट क्लोज किया, आपने एंटर किया। देखो, 10 सेल में अभी तक आप काम कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ये 10 सेल ऐसी हैं जहां आप काम कर चुके हो, जहां जिन सेल्स का इस्तेमाल आपने किया हुआ है। ठीक है, कुल मिला के जब भी कभी आप शीट में काम करते हो और आपको पता ये करना हो कि इतनी सेल मैंने भर ली हैं, इतनी सेल में मैंने काम किया है, तो आप काउंट का इस्तेमाल करते हो इस फार्मूले का। यहाँ पर आओ, काउंट ए, इसका फार्मूला क्या बनेगा? इक्वल COUNT, और आपका जो भी जहां से आप जहां तक जाना चाहते हो, जिस एड्रेस से जिस एड्रेस तक पता करना चाहते हो, जैसे मैंने लिख दिया B1 और मैंने लिख दिया C2। ये फार्मूला आपका बन गया काउंट का, और ये बता देगा कि आपने किन किन सेल में काम किया है। ठीक, एक फंक्शन और है, फंक्शन है जिसे कहते हैं COUNT, काउंट इफ। जस्ट वेट, एक काम करता हूं, काउंट इफ को मैं बाद में करूंगा। देखो, पहले मैं आपसे करवा देता हूं
काउंट ब्लैंक, COUNT, काउंट, BLANK। काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है इस फंक्शन का? ऐसी सेल्स जिन पर आपने काम नहीं किया है, यानी कि जो ब्लैंक हैं, उनको गणना करने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। अर्थात यह फंक्शन यह फंक्शन इसी सेल में ब्लैंक सेल की गणना करेगा। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? इक्वल काउंट ब्लैंक, और जहां से जहां तक आप जाना चाहते हो, जैसे A2 से लेकर B3 तक आप जाना चाहते हो, तो उसको आप काउंट कर लीजिए। ये मैंने एड्रेस लिख दिया है। जैसे इसका मैं प्रैक्टिकल आपसे बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर आओ। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, और मैं ये पता करना चाहता हूँ कि यहाँ कौन कौन सी सेल मुझसे छूट गई हैं। कितनी सेल मुझसे छूट गई हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक, ANK हो गया। अब मैंने किया ओपन ब्रैकेट, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो सब कुछ मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये जो कुछ मैंने सेलेक्ट किया है उसका ये एड्रेस लिख के आ रहा है, E75 to F81। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मुझे पता ये चला कि मैंने 4 सेल्स छोड़ रखी हैं। 1, 2, ये तीसरी सेल छोड़ी है, और ये चौथी सेल छोड़ी है। टोटल 4 ब्लैंक हैं। इस प्रकार से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो कि कौन कौन सी सेल छूटी हुई हैं। खैर, ये कुछ फार्मूले थे, और इन फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं यहाँ चलते-चलते आपसे कुछ सवाल, 10-15 सवाल पूछूंगा। उनके उत्तर आपको एक रजिस्टर में लिख के मुझे, जो मैंने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप, उस नंबर पर आप सेंड करिए। ठीक है? सवाल कौन-कौन से हैं? देखो, ये सवाल यूपी पीसीएल और आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, मुझे इनके मान बताना। इक्वल सीलिंग 100, 26। इसका मुझे उत्तर बताओ। दूसरा, ये उत्तर क्या होगा इसका? दूसरा मेरा सवाल है, इक्वल FLOOR फ्लोर 95, 12। मुझे इसका उत्तर बताओ। तीसरा, MID, और मैंने लिखा पवन, पवन, 2, मुझे इसका उत्तर बताओ। ठीक। चौथा मैंने सवाल लिखा, मैं क्या लिख दूँ? सीलिंग में हो गया? एक सीलिंग से और मैं लिखे देता हूँ। सीलिंग 150, 12। बताओ इसका उत्तर मुझे क्या होगा? पांचवा मैंने सवाल लिखा, इक्वल नॉट NOT 518 इस टू 712। ये क्या है? ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? इसका रिजल्ट, मुझे रिजल्ट बताओ। रिजल्ट ये दिया हुआ है, रिजल्ट क्या होगा इसका? ठीक है, 5 ही हो गए। छठा सवाल मुझे बताओ। मैंने लिखा इक्वल, जस्ट वेट, ये क्या मैंने लिख दिया? सीलिंग 150। ठीक। नॉट वाला सवाल मैंने लिख दिया है ना, 518 712 हो गया। अच्छा, एक सवाल मुझे इसमें और बताओ। मैंने लिखा FLOOR फ्लोर 75, 15। इसका मुझे उत्तर बताओ क्या आएगा? सातवां सवाल मैंने लिखा इक्वल, इफ इफ वाला सवाल है ये। इफ 12 इज ग्रेटर देन 9, कामा, पास या फिर फेल। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? पास आएगा या फिर फेल आएगा? आठवां सवाल मुझे बताओ। 12, मैंने लिखा OR 55 इज ग्रेटर देन 51, 1 इज ग्रेटर देन 2, और मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 8। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? आठवां हो गया। नवां सवाल मुझे और बता दो। मैंने लिखा इक्वल रिप्लेस, और मैंने लिखा रोहन 1, और मैंने लिखा एस। बताओ इसका उत्तर। रोहन, 1, एस। 10वां सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मैंने लिखा ROUND, राउंड। मुझे बताओ, मैं दशमलव में फिगर लेता हूँ, 5.678, 2। आंसर बताओ इसका क्या आएगा? 11वां सवाल मुझे बताओ। इक्वल
इक्वल एम राउंड 12 7। मुझे बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। मैंने लिखा ABS, ये फंक्शन मैंने बताया आपको, -12। इसका उत्तर मुझे बताओ क्या आएगा। मैं ऑप्शन आपको दिए दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है 12 की पावर ABS, दूसरा ऑप्शन है 12 बेस में है ABS, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन मैं आपको दिए देता हूँ 12 ABS। ये बराबर बराबर कुछ नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप माइनस लगाए प्लस लगाए। 12। 13वां सवाल बताओ मुझे, इक्वल FACT 8, इसका आंसर क्या होगा। इक्वल FACT 8। 14वां आंसर मुझे बताओ, इक्वल LEN। मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूँ, LEN। मैंने लिख दिया जय, और ये मैंने सेमी डाल दिया है स्पेस, ठीक है। और फिर मैंने लिखा श्री राम। बताओ, ये मैंने 2 स्पेस डाले हैं, इसका आंसर क्या होगा। 5। 14 हो गए, ये 15वां सवाल है। मुझे बताओ, इक्वल मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा LEFT लेफ्ट, फिर मैंने लिखा योगी, योगी आदित्यनाथ। ये स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैं सीधे लिख रहा हूँ, आदित्यनाथ, ठीक, कामा 4। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। 16वां मैंने सवाल लिखा, इक्वल FACT फैक्ट, और मैं आपसे पूछता हूँ इक्वल फैक्ट 1 प्लस FACT फैक्ट 2 प्लस FACT फैक्ट 3 प्लस FACT फैक्ट 4। मुझे ये 16 के 16 उत्तर मुझे चाहिए एक कोरे कागज में। आप इनके उत्तर प्रश्न लिखो और उसे उत्तर लिखो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है। हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।